हेलो एवरीवन। क्लास 12 की मैथ हम पढ़ रहे थे और हमने स्टार्ट किया था डिटर्मिनेंट में हमने 4.1 का इंट्रोडक्शन और उसके एक्सरसाइज देख लिए थे। जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, वहां से देख लें। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या पढ़ना है हमें? आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो हमारा होगा टोटल बेस्ड होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे। अभी तक हमने ये देखा कि किसी मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। और हमने वहां कहा भी था कि हम जब एक्सपेंशन करते हैं, थ्रू एक्सपेंशन कहा था। अब हम इस तरह से जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो विदाउट एक्सपेंशन भी हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में आज टोटल बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ बातें हम याद कर लें कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सपेंशन हम उसकी थ्रू करते हैं जब किसी डिटर्मिनेंट दिया होता है। जब कोई डिटर्मिनेंट, जब हम एक्सपेंशन करने जाते हैं तो देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस किस रो या किस कॉलम में ज्यादा है। जिसमें जिस रो या जिस कॉलम में नंबर ऑफ रोज ज्यादा होते हैं या जिस कॉलम में नंबर ऑफ जीरोस, जिस रो या जिस कॉलम में नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। यहां जो पहला प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1, क्या द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। कह रहा है कि क्या करते हैं, अगर किसी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू अनचेंज रहती है। फॉर एग्जाम्पल, यहां हम एक एक एग्जाम्पल से चलते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं जो आपकी बुक का ये एग्जाम्पल है 2 - 3 5 2 - 3 5 6 0 4 6 0 4 एंड 1 5 -4। सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात हम करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? पहली प्रॉपर्टी है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर उसकी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी रो को कॉलम बना दिया जाए, कॉलम को रो कर दे, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। इसी तरह की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था ना, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में भी पढ़ा था, लेकिन वहां से थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी समझाएंगे कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी दिमाग में रखना है, देखते हैं कैसे। यहां से इसकी वैल्यू निकालते हैं पहले, ठीक है। ये एक डिटर्मिनेंट है। अगर इसे ए मान लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर इसकी वैल्यू हम निकालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या करते हैं हम, टू रो के अलोंग एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग इसका क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, पहले 2 इस रो और इस कॉलम को कट करेंगे, शॉर्ट मैच करेंगे, इसको कट करेंगे, -4 0 0 5 4 20 -20, क्लियर। फिर -3 इसको प्लस में लेते हैं और इसको माइनस में ही लेते हैं, और ये पहले से ही माइनस है तो क्या हो जाएगा, +3। इसको और इसको कट कर देते हैं, 4 6 24 -24 एंड 4 1 4 -4, क्लियर है। फिर 5 के अकॉर्डिंग +5 होगा, यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 5 6 30 -0। आंसर यहां से हमारा क्या आया, -22 से मल्टीप्लाई करेंगे, -40 प्लस, देखिए यहां पे क्या आएगा, -28 ना, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 24 कैरिबल 2 3 2 6 6 और 2 8, माइनस ही आएगा, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, 5 3 15 प्लस 150, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना आएगा, 124 -124 प्लस 150 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 26 आंसर होगा इसका, ठीक है। हमने देखा कि वैल्यू क्या है, 26। अब अगर हम इसके नंबर ऑफ रो, जो ये रो को कॉलम और कॉलम को रो करते हैं, इंटरचेंज करते हैं यहां से, तो देखते हैं क्या आ रहा, ठीक है। वैल्यू 26 है, देखिएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 26 आई थी ना वैल्यू। अब हम कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स थी इसको चेंज करते हैं,
2 -3 और 5 6 0 4 1 5 -4। ठीक है, देखिए इसको क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। रो को, ये जो फर्स्ट रो था उसको फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, रो को कॉलम में इंटरचेंज किया हमने। अब अगर हम इस कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करें, एक्सपेंशन अलोंग C1, इसकी हम बात करते हैं, एक्सपेंशन अलोंग C1, हम इसके एक्सपेंशन को देख रहे हैं। तो यहां पे वैल्यू आएगी क्या, 2, क्या होगा, इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, कट जिस रो और जिस कॉलम में होता है उसको कैंसिल करते हैं, 4 0, कितना है 0 5 4 0। फिर क्या करेंगे, ये प्लस में तो ये माइनस में, तो माइनस माइनस फिर +3 हो जाएगा। फिर देखिए वैसे ही इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, 4 6 24, 4 1 4, देखिए सेम वैल्यू आ रही है। प्लस 5, इसको इसको कैंसिल करेंगे, 5 6 30 -0। आंसर हमारा फिर वही आएगा -40, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे पहले देखिए हमारा क्या आया था 28 है ना, सो यहां पे कितना हो जाएगा, सॉरी ठीक है, यहां पे क्या होगा +150, दोनों को माइनस करेंगे, -124 + 150, आंसर क्या आया 26। तो इसका मतलब है कि अगर किसी रो या किसी कॉलम को आपस में इंटरचेंज करे तो उससे किसी भी वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, सो पहली प्रॉपर्टी यही थी, फिर से एक बार बोल देते हैं। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर ना हो तो नोट भी कर लेते, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर हम क्या करते हैं, रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, अनचेंज होती है, उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अच्छा, सेकेंड जो हमारी प्रॉपर्टी है, इसको नोट कर लें, प्रॉपर्टीज को एकदम अच्छे से तैयार रखना है, तभी आगे के क्वेश्चन सारे लगेंगे, एकदम क्लियर करते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकेंड जो है वो कह रही है, इफ द टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज। देखिए यहां क्या कहे हैं, हमने जो यहां पर देखा, यहां ये देखा कि किसी जो डिटर्मिनेंट हम ले रहे थे उसके सारे रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दे रहे थे और रो को कॉलम में। लेकिन दूसरी जो प्रॉपर्टी कह रहा है वो कह रहा है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, ध्यान देना है, कोई भी दो रो या दो कॉलम आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज। फिर से एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। देखिए क्या है, एक वैल्यू ले लिया प्रॉपर्टी 2 से, 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7, 1 5 -7। अब यहां देखना है, हम ये कह रहे हैं कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। इससे पहले वाले में क्या किया था हम लोगों ने, इसके सारे के सारे रो को कॉलम में कन्वर्ट किया था। लेकिन अब दूसरी कंडीशन ये है, वहां पे क्या था, अगर आप ये सोचे कि हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला था तो दूसरा कह रहे थे कि ए डैश यानी ट्रांसपोज, ए का जो ट्रांसपोज होगा उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू और ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपस में क्या होगी, सेम होगी। ट्रांसपोज में ही ना हम लोग ऐसा करते थे कि सारे रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते थे और कॉलम रोज हो जाते थे। तो वहां पे जो पहली प्रॉपर्टी में हमने ये एक तरह से देखा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट, इसकी ए के जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेंगे उसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे और ए की डिटर्मिनेंट, दोनों की वैल्यू वहां क्या होगी, सेम होगी। दूसरी बात अगर हम देखें, अब हम यहां कह रहे हैं कि किसी भी एनी टू रो और टू कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, किसी भी दो रो या दो कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट की जो साइन होगा डिटर्मिनेंट का वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसको करके देखते हैं ना कि कैसे चेंज होगा, इस तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी क्वेश्चन करने की। करते हैं, अगर इसका एक्सपेंशन करते हैं अलोंग R1, एक्सपेंशन अलोंग
R1, इसका एक्सपेंशन करते हैं R1 के अलावा, क्या होगा 2, देखिए -7, ये और ये कैंसिल है ना, सॉरी देखिए 2 जब हम लेंगे तो जिस कॉलम में कैंसिल, 7 0 0, 5 4 20, -20, ठीक है। फिर माइनस लेना था लेकिन ये भी माइनस में है तो +3 होगा, क्या होगा यहां पे, इसको और इसको, 7 6 42, सो कितना होगा -42 -4 +5, यहां पे क्या करेंगे, इसको कैंसिल, 5 6 30 और यहां पे 1 0। वैल्यू जरा हम देखिए यहां तो -40 प्लस नहीं आनी तो वैल्यू माइनस में है, क्योंकि देखिए यहां कितना हो गया 46 हुआ ना, 3 6 18, कैरीबल 1 3 4 12 113, -138 + 150, आंसर दोनों को सेम ऐड कर लें, -178 + 150, आंसर आ गया -28। आंसर क्या आया यहाँ पे हमारा -28, क्लियर है। अब जरा हम इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम को इंटरचेंज करके देखते हैं। हमने कहा किसी भी रो या किसी भी कॉलम को, तो आप R2 को R3 से, R1 को R2 से, किसी से भी चेंज कर दीजिए। आइए देखते हैं, हम R1 को इंटरचेंज करते हैं R2 से, ठीक है। यहां पे तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या होगा, 6 0 4 2 -3 5 1 5 -7 1 5 -7, ये हुआ जब हमने इसको क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। अब देखते हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो साइन क्या हो जाएगा, जो डिटर्मिनेंट का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। इट मींस अगर ये -28 है तो अब जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, +28। लेकिन ये याद रखना है किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लिए ये रूल है। तो हमने ये नहीं देखा कि इस एग्जांपल में क्या है, हमने R1 R2 हो सकता है, वहां R2 R3 हो, C1 C2 हो, कुछ भी कर सकते हैं। देखते हैं यहां पे क्या होगा, 6, इसको और इसको कैंसिल करें, 7 3 21 +21, 5 5 25 -25 -0, कुछ भी होगा इसको तो वो 0 ही आएगा, लेकिन फिर भी लिख देते हैं, ये और ये कैंसिल, 7 14, ठीक है, और 1 5 5। फिर क्या करते हैं, आप 4 को लेते हैं, +4, इसको 5 2 10 एंड -3, और माइनस करने जाएंगे इसको +3 ना, क्लियर है। अब यहां से देखते हैं, माइनस कितना आया, -4, तो -24 हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -0, ये तो 0 ही हुआ। यहां पे क्या होगा, प्लस कितना होगा, यहाँ 13 4 52, और अगर इसे माइनस करें तो क्या +28 इसका आंसर नहीं आना है, आ गया ना। देखिए ये जो वैल्यू थी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, उसका साइन चेंज हो गया कि नहीं हो गया, इसीलिए हम एक एक एग्जांपल से लगा रहे हैं कि ये सारी बातें एकदम क्लियर हो जाए कि हमको रटना नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा कि किसी भी डिटर्मिनेंट लें और उसका अगर हम ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, दोनों की वैल्यू निकाले, अगर ए और ट्रांसपोज ऑफ ए, उन दोनों के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपस में इक्वल होगी, यानी अगर रो को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले से ये बात। दूसरा हमको ये समझ में आया कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी दो रो या किसी भी दो कॉलम को अगर हम आपस में इंटरचेंज करते हैं, क्या करते हैं, किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, सपोज R1 को इंटरचेंज करते हैं R2 से, तो जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, साइन जो होगा चेंज, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, क्लियर। तो ये हो गई प्रॉपर्टी 2। तीसरी प्रॉपर्टी अगर हम देखें, बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक है, कुछ नया नहीं है, सब बुक में है। इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम
of a determinants are identical. ध्यान से सुने. If any two rows of or any two column of a determinant are identical, identical means समझ रहे हैं, same हो, our corresponding elements are same, then the value of the determinant is 0. कहने का क्या मतलब है? फिर से एक बुक का ही एग्जांपल लेते हैं, किसी बने वो भी दिख जाए आपको कि आप जब देखने जाए. एग्जांपल नंबर 80 है, उसी से कह रहा है, देखिए 3 2 3 2 2 2 3 3 3, ये एक डिटर्मिनेंट है. अभी हमने आपको जो वर्ड के बताया वो क्या था, इफ ए, हाँ फिर से पढ़ देते हैं. इफ एनी टू रो और टू कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, कहने का मतलब अगर कोई भी दो रो, कोई भी दो कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट के आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे के एकदम सेम है, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के सेम है, तो वहां पे जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी. ये याद रखना है. इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम आर आइडेंटिकल, इक्वल हम ऐसे दिखा दे रहे हैं कि आप दिमाग में रखें कि हम आइडेंटिकल शो करने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. तीसरा क्या कहें, यहां पे भी देखिए 3 2 3 2 2 3 3 3 3, इक्वल नहीं दिख रहा. रो जरा देखिए 3 2 3 3 2 3, ये दोनों इक्वल है. इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए. करके देखते हैं आता है कि नहीं आता है. R1 के अलाउंग इसका एक्सपेंशन करते हैं. चलिए 3 कैंसिल करते हैं, 3 2 6 माइनस 3 2 6, अरे वाह. फिर -2 ले लेते हैं इसको और इसको, 3 2 6 माइनस 3 3 9 माइनस 9 प्लस 3, इसको और इसको कैंसिल करते हैं, 2 2 4 3 2 6 माइनस 6, ये तो 0 हो गया. माइनस ये कितना हुआ, -3 2 प्लस 6, यहां क्या है -2 3 से मल्टीप्लाई करेगा -6, आंसर इज 0. तो हो गया. हमने सॉल्व करके देख लिया कि हाँ भाई ठीक है, अगर दो किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल है, इट मींस उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं एक दूसरे से इक्वल होंगे. तो अगर जरा आप मैट्रिक्स को, इस बारे में जरा मैट्रिक्स से ध्यान लगाइए. हमने वहां पढ़ा था, जरा इसको मैट्रिक्स के बारे में सोचते हैं आप. 3 2 3 2 2 2 3 2 3, अगर सोचिए ये मैट्रिक्स होती और अगर हम R1 में ऑपरेशन लगा देते हैं R1 माइनस R3, इससे ये माइनस होता 0, इससे ये माइनस होता 0, इससे ये माइनस होता 0, ये सारे एलिमेंट 0 हो जाते कि नहीं हो जाते ना. ये सारे एलिमेंट क्या होते, 0 हो जाते. और किसी भी मैट्रिक्स के हमने वहां पढ़ा था कि अगर किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी. तो इसी डिटर्मिनेंट की, जब हम देखिए डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट कर रहे हैं, जब दो रो या दो कॉलम आपस में सिमिलर हैं तो वहां पे क्या होगा, उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी. तो 3 प्रॉपर्टी हो गई, तीनों याद हो गया. पहला क्या पढ़ा हमने कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर सारे रो को सब कॉलम में हम इंटरचेंज कर देते हैं, रोज को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो वैल्यू अनचेंज होगी. दूसरा हमने ये पढ़ा कि किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, साइन चेंज हो जाएगा उसका, निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव. तीसरा जो हमने ये पढ़ा कि अगर किसी भी दो रो, किसी भी मैट्रिक्स के कोई दो रो या दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल है, सेम है, तो वहां पे वो क्या होंगे, उसकी जो वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की वो क्या होगी, 0. अब देखते हैं फोर्थ क्या है. अब देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है. 3 तो हो गई. चौथी प्रॉपर्टी कह रहा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीपल बाय k. देखिए ये थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है. कह रहे हैं अगर कोई डिटर्मिनेंट लेते हैं, मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं हम a b c d e f g h i, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये भी ले सकते थे, ठीक है, जैसा हम लेते हैं. तो A B C D E F G H I एक हमने डिटर्मिनेंट लिया.
वो क्या कह रहा है, एक बार इसको ध्यान से सुन लीजिए। कह रहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट then the value gets multiple by that constant। यानी एक वैल्यू वो कांस्टेंट के ले रहा, कह रहा किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर इस के से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी आप अगर एक ए है ये अगर, तो अगर आप के ए निकालते हैं तो ये जो होगा ना उतने टाइम्स हो जाएगा। अगर आप किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए हम नीचे डेल्टा लिया था, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में के से मल्टीप्लाई कराइए, के ए, के बी, के सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, तो जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी जो हमने मल्टीप्लाई कराया है इसके के टाइम होगी, के डेल के इक्वल होगी। समझ में आई प्रॉपर्टी क्या कह रहे थे? अभी एक एग्जांपल लेंगे, यहां पे भी एक एग्जांपल से इसको हम समझेंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी एकदम वर्ड टू वर्ड ऐसे याद होके और दिमाग में बैठ जानी चाहिए। क्या कहा कि देखिए इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट में अगर एक कांस्टेंट के से हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो जो उसकी वैल्यू होगी, इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी इस वाले डिटर्मिनेंट के टाइम होगी। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 टाइम होगी, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 टाइम। लेकिन क्या ये ऐसा मैट्रिक्स में था? नहीं, वहां क्या था, मैट्रिक्स जब हम लेते थे और वहां 3 से या किसी भी के से मल्टीप्लाई कराते थे तो वो ईच एलिमेंट में करता था। ये आपको हमेशा याद रखना है, वहां वाला कंफ्यूजन यहां नहीं आना चाहिए। मैट्रिक्स को इसमें मर्ज नहीं करेंगे। वहां हमने पढ़ा था कि अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है और उसमें किसी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो इस कांस्टेंट का इसकी ईच एंड एवरी एलिमेंट में जितने एलिमेंट हैं उन सब में मल्टीप्लाई होता था। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। अगर किसी डिटर्मिनेंट पे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में करेगा। अगर यहां ऐसा हो जाए कि ये सब में करे तो यहां पे वो क्या हो जाएगा, के क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इससे भी के आएगा, इससे भी के आएगा और इससे भी के आएगा, यहां की क्यूब हो जाएगा। क्लियर हुआ ये बात? तो ये हमको याद रखना है। यहां जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होगा, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से करेंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं कि ये चीज क्लियर हो जाए। ये कौन सी प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं? फोर्थ प्रॉपर्टी। देखिए वन 102 18 36, ठीक है। 1 3 4 17 3 6, ये एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। या ये जो एग्जांपल लिया है ना, ये तो केथ टाइम है वो निकालना है, इवेलुएट करना है इसकी वैल्यू। उससे अच्छा होगा कि हम आपको कुछ अलग ले लेते। देखिए जैसे हमने ले लिया 4 2 3 2 2 4 2 1 2, ये एक डिटर्मिनेंट हमने लिया। इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं। क्या होगी, 4 ले लेते हैं पहले, चलिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 4 2 2 जा 4 माइनस 4, फिर माइनस 2 लेते हैं। R1 के अलाउंग इसका एक्सपेंशन कर रहा है, ठीक है, एक्सपेंडिंग R1 माइनस 2, इसको कैंसिल, 2 2 जा 4 माइनस 8, फिर 3 लेते हैं प्लस 3, कितना होगा, जब ये लिए तो 1 2 जा 2 माइनस 4। अब जब हम वैल्यू देखेंगे ये तो 0 हो गया, ये कितना होगा -4 और वो -2 से मल्टीप्लाई करेगा +8, यहां पे होगा -2 3 जा 6 होगा ना, -2 का 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, -2 3 जा 6, आंसर हमारा क्या आया +2। डिटरमिनेंट की वैल्यू देखिए कितनी आई 2। अब अभी हमने इस प्रॉपर्टी में यही तो पढ़ रहे हैं कि किसी भी कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, तो ये जो डेल्ट की वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उतने टाइम्स बढ़ जाएगी। अब हम सपोज करते हैं कि इसकी एक रो में हम क्या करते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब याद रखना है कि एक ही रो या एक ही कॉलम है, तो एक रो में हमने कर दिया, बाकी सब ऐसे ही नोट कर लेंगे। 4 2 1 2 2 1 2।
अगर ये प्रॉपर्टी सही है तो जो इसकी वैल्यू होगी इस डिटर्मिनेंट की डबल होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराया है, यहाँ 2 आया तो वहां 4 आना चाहिए। चेक करते हैं। 8 2 2 जा 4 -4 क्लियर है। यहां पे क्या हो गया प्लस -4 हो जाएगा। इसको और इसको कस करते 2 2 जा 4 -8 ठीक। फिर 6 लेते हैं +6 इसको इसको 1 2 जा 2 2 2 जा 4 -4। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये वैल्यू 0 माइनस, यहाँ पे कितना है -4 4 16 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा -2 और ये 12 हो जाएगा। आंसर देखिए 4 जस्ट डबल आया कि नहीं, इसके 2 टाइम आया कि नहीं। देखिए इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू थी जस्ट उसके डबल है कि नहीं, इसे 1 मान लेते हैं डेल्टा 1 ठीक है। डेल्टा 1 देखिए डेल्टा 1 की वैल्यू ट्रू डेल्टा के इक्वल आई कि नहीं आई। तो यहां पे हमने क्या देखा, चौथी प्रॉपर्टी में हमने ये सीखा कि अगर किसी डिटर्मिनेंट है और उसमें किसी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, किसी डिटर्मिनेंट से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराते हैं अगर, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी टाइम्स हो जाएगी, उसकी kth टाइम हो जाएगी। किसी भी डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, उसके किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर k से मल्टीप्लाई कराते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू kth टाइम इंक्रीज कर जाए। ठीक है, ये हो गया फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ की बात करते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी देखिए, जिसके पास बुक ना हो वो नोट भी कर लिया करें, हम इसीलिए पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी फोर्थ हो गई ना, फिफ्थ की बात करते हैं। ये बहुत है, इफ सम और all elements of a row or column of determinants are expressed as the sum of two or one term of them, determinant can be expressed as a sum of two or more determinants। क्या कह रहा है देखिए फिर से सुनिए, कह रहा है if sum or all elements of a row or column of a determinant are expressed as the sum of two or more terms। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा डिटर्मिनेंट दिया है जिसके किसी रो कॉलम में एडिशन के फॉर्म में दिया, a प्लस लेमडा बी, बी प्लस लेमडा 2, c प्लस लेमडा 3, ठीक है, c d e f g h, इस तरह से अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है, प्रॉपर्टी फिफ्थ प्रॉपर्टी की हम बात करें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम टू डिफरेंट क्या कर सकते हैं, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a c f b d g c e h प्लस इसको इस तरह से लिखा जा सकता है लेमडा 1 c f लेमडा 2 d g लेमडा 3 e h। ये जो लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 है, इनके प्लेस पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो सिमिलर भी हो सकती है, हो सकता हो सारे 2 हो सकता हो सबके सब डिफरेंट हो, कोई कंडीशन इनके साथ नहीं है कि ये नंबर्स कैसे होंगे। मतलब कहने का मतलब है कि अगर एडिशन के फॉर्म में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम ऐसे लिखे हुए हैं तो हम उनको अलग अलग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अलग अलग करके ऐसे दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, और ऐसे ही लिख सकते हैं, है ना। ये नहीं कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे भी प्लस प्लस हो तो देखिए मैट्रिक्स में एडिशन क्या था, वहां हर एक टर्म का हो रहा था, हर एक टर्म से। यहाँ पे अगर एडिशन के फॉर्म में है तो उन्हें हम ब्रेक कैसे करेंगे, इन्हें दो अलग अलग डिटरमिनेंट, पहले इसके साथ लिख देंगे सबको और फिर इस लेमडा 1 के साथ, लेमडा 2 और लेमडा 3 के साथ करके एक और डिटरमिनेंट, इन्हें सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। हो सकता हो इसके बाद तीसरा टर्म जुड़ा होगा, ठीक है, साइन सिग्मा ईटा बीटा कुछ भी अगर हो, अल्फा ही मान लेते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो एक और बन जाता हमारा जहां होता अल्फा 1 सी एफ अल्फा 2 डी जी अल्फा 3 ई एच, ठीक है, तो एक और डिटर्मिनेंट हमारा इसमें ऐड हो जाता। तो इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी समझ में आ गई, फिफ्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। लास्ट देखते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी 6 की। प्रॉपर्टी 6 क्या है,
प्रॉपर्टी 6 कह रहा है इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीप्लाइज ऑफ corresponding element of other row or column are added, then the value of determinant remain same. That is, the value of determinant remain same if we apply the operation. देखिए क्या रहा, क्या कौन सा ऑपरेशन? मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट हम लेते हैं a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3 एंड c3. कह रहा है कि अगर हम एक ऑपरेशन इसमें लगाएं, क्या करें, अगर हम किसी रो में, हम R1 एक एग्जांपल ले रहे हैं, किसी रो या किसी कॉलम में अगर उसी रो किसी दूसरे रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराकर ऐड करें तो इस डिटर्मिनेंट पे वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. फिर से समझिए क्या है. 6 प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी दूसरे रो या कॉलम में किसी नंबर से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराकर अगर ऐड करें तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. कैसे देखते हैं. सपोज दैट यहां आप समझ गए ना कि ऑपरेशन की बात कौन सा कर रहा है, यानी R1 में अगर हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं R1 प्लस के R2 तो भी इस ऑपरेशन इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू की वैसी ही रहेगी. दूसरा कॉलम 1 के लिए ऐसे ही हो जाएगा. कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाते हैं कॉलम 1 प्लस के कॉलम 2 के कॉलम 3, कुछ भी किसी भी रो या किसी भी कॉलम में ऑपरेशन लगाया जा सकता है. लेकिन कह रहा है कि वैल्यू जो होगी डिटर्मिनेंट की वो बदलेगी नहीं. तो आइए चेक करते हैं कि बदलती है कि नहीं. हम सपोज कर लेते हैं R1 में ऑपरेशन लगाते हैं R1 प्लस के R3 जैसे ही हम ऑपरेशन लगाएंगे ये हो जाएगा. देखिए R1 में हम क्या ऐड कर रहे हैं, A1 प्लस 3R2 ना प्लस के A3 के R3 के प्लेस पे कौन है, A3. यहां पे क्या हो जाएगा, B1 इसमें कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, ऐड कर देंगे के B3, C1 प्लस के C3. अब यहां देखिए A2, B2, C2, A3, B3, C3. कैसे इसको करेंगे. देखिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. अभी हमने प्रॉपर्टी 5th वाली जो पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा है कि अगर किसी भी रो या कॉलम में एडिशन के फॉर्म में लिखा है तो इसे हम सेपरेट कर सकते हैं ना दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में. कैसे, एक हमारा आएगा A1, A2, A3, यहां आ जाएगा B1, B2, B3, C1, C2, C3. ये हमारा आया ना. ये आपको नहीं रखना है कि किस प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है क्योंकि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कोई नाम दे सकते हैं, रटना नहीं है. वो तो बुक में लिखा होता है कि बाय प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 6. ठीक है. फिर आपको क्या करना है, अब हम क्या लिखेंगे, पहले हमने A1 के साथ लिखा B1 और C1, अब के A3 के प्लस के A3 के B3 के C3 A2 B2 C2 A3 B3 C3. अगर हम देखें तो ये देखिए वैल्यू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3. ये इसलिए समझा रहे कि आपको दिमाग में एकदम बैठ जाए कि बात कहां से समझ में आ रही है और कुछ ये क्वेश्चन में भी इस तरह से आसानी होगी. यहां से हम बेटा ये जानते, देखिए किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने टाइम हो जाता है ना, तो यहां से के कॉमन ले लेते हैं. यहां पे क्या हो जाएगा A3 B3 C3 A2 B2 C2 A3 B3 C3. सॉरी. अब कुछ लोगों के दिमाग में कुछ रन कर गया होगा अगर इसको किसी ने ठीक से समझा होगा तो. प्रॉपर्टी तीसरी जो हमने पढ़ाई है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ा हमने कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर एक दूसरे के इक्वल है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0. और ये वैल्यू अगर 0 है तो वैल्यू इसकी आई क्या, यही तो आई. देखिए क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हुई, ये पूरा तो 0 हो गया पोर्शन, क्योंकि देखिए इसमें R1 एंड R3 ये इक्वल है ना. अभी हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी
कि किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। और जब ये वैल्यू जीरो है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू यही होगी। देखिए जो हमारा डिटर्मिनेंट था वही तो आ गया। तो एक चीज क्लियर हो गया कि क्या करना है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर किसी अदर एलिमेंट, किसी दूसरे रो के किसी एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराकर ऐड करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी। 6 प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया, पहला दूसरा तीसरा 5 6 सारे पढ़े, अच्छे से तैयार करेंगे। फिर हम डिटर्मिनेंट के जब आप एक्सरसाइज को लगाना सॉल्व करेंगे, इसके बाद वाले जो एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे वो पूरा इसी पर बेस्ड है। अगर ये अच्छे से नहीं समझ में आएगा तो वहां पे भी प्रॉब्लम सामने आएंगी, और थोड़ा सा भी यहाँ अच्छे से समझ में आया होगा तो वहां सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे सब चीजें ऐसे याद हो जाएंगी 6 की 6 प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कोशिश करिए कि जितने एग्जाम्पल है वो लगा लें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके सोल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।